इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो टूल है ये फिज़िक्स में हमारी कैसे हेल्प करेगा ये हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन के पहले मैं फटाफट फॉर्मूले रिवाइज़ करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन के उल्टे होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिकली टूल्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं, तो इनके फॉर्मूले भी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे नोटिस करो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ऐसे ही कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया। देख रहे हो फॉर्मूले एग्जैक्टली उल्टे हैं। ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है, तो ई रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस्ट पावर एक्स ही हो जाएगा। 1 बाय लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स आता है, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। ऐसे ही जब भी हम किसी एक्स रेस्ट पावर एन एल्जेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ तो डिफरेंशिएट करने पे पावर एक कम हो जाती थी। एक्स रेस्ट पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाती थी ना। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इंटीग्रेट करने पे एक पावर बढ़ जा रही है, एन से कितनी जा रही है एन प्लस वन। तो एक्स रेस्ट पावर एन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बट यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते समय हमें ध्यान देना है कि n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू माइनस वन हो गई तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय एक्स, और फिर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होता है लॉग एक्स। वैसे भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो n की वैल्यू माइनस वन डालने से फंस जाओगे। n को डालो माइनस वन, n को माइनस वन डालो, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो क्या आ गया 1, और नीचे माइनस वन प्लस वन क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा है, इससे हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो वाला फॉर्म आ ही नहीं रहा। दिक्कत समझ में आ रही है। तो n की वैल्यू अगर माइनस वन हुई तो हम ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेकेंड वाला। चलो खैर, तो फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए, इनको यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन करते समय। जब भी किसी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होगा तो इन फॉर्मूलों के हेल्प से इंटीग्रेट करेंगे। पर अभी मेरा पर्पस इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल पार्ट समझाना नहीं है, फिज़िक्स में इंटीग्रेशन हमारे को कैसे हेल्प करता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँ उससे पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन वर्ड आया कहाँ से। इंटीग्रेशन वर्ड आया टर्म इंटीग्रेट से, वर्ड इंटीग्रेट से। और इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करो, सिस्टम को इंटीग्रेट करो, सिस्टम को जोड़ो। तो इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना, और इंटीग्रेशन भी यहाँ पे वही काम करेगा, जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा, कैसे हमारी हेल्प करेगा, वो सारी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में ये इंटीग्रेशन हमारी कैसे हेल्प करने वाला है वो हमें समझना है। चलो एक सिंपल से एग्जांपल से डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। भाई तुम्हारे पास मान लो कोई पार्टिकल है, हमें उस पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, हमें पार्टिकल की मान लो स्पीड पता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। कोई पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है और रास्ते में उसकी जो स्पीड है हमें पता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे स्पीड इनटू टाइम। तो टी टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला है हम निकाल लेंगे। पर ध्यान दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करके तुम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते थे अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाते समय रास्ते में पार्टिकल की स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रही हो।
तो सारे रास्ते कितने से मूव करता रहा, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, तो हमेशा वेलोसिटी स्पीड 5 5 5 5 5 हमेशा 5 रही। 10 सेकंड मूव किया तो 5 × 10 50 मीटर तुमने आंसर दे दिया। बस सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें पार्टिकल की स्पीड दे दूं v = t², मान लो तुम्हें मैंने पार्टिकल की स्पीड दे दी v = t², मतलब पार्टिकल की स्पीड जो दे दी तुम्हें मैंने बता दी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तुम्हें पार्टिकल की स्पीड मैंने बता दी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पार्टिकल की स्पीड ही बढ़ेगी। अब तुम फॉर्मूला डिस्टेंस = स्पीड × टाइम लगाओ तो फंस जाओगे। क्यों? तुम्हें मान लो 0 से 5 सेकंड तक का पार्टिकल का डिस्टेंस चाहिए, तो टाइम तो चलो 5 सेकंड हो गया, पर 0 से 5 सेकंड में स्पीड तो हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, चेंज। जब टाइम 0 है तो स्पीड 0 है, जब टाइम 1 है तो स्पीड 1 है, जब टाइम 2 हुआ तो स्पीड 4 हो गई, टाइम 3 हुआ तो स्पीड 9 हो गई। टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है, चेंज। स्पीड की एक फिक्स वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं v की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, हम फंस गए। तो ध्यान दो, अब हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला स्पीड × टाइम ही लिखना है, पर स्पीड × टाइम को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम 0 से 5 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। अब ध्यान दो, ये इंटीग्रेशन हमारी हेल्प कैसे करता है। जब भी तुम बोलते हो इंटीग्रेशन को कि इंटीग्रेट कर फ्रॉम 0 to 5, इस 0 को हम बोलते हैं इनिशियल लिमिट, इनिशियल वैल्यू, 5 को हम बोलते हैं फाइनल लिमिट, फाइनल वैल्यू। जब तुम इंटीग्रेशन करते हो और इंटीग्रेशन में लिमिट डालते हो फ्रॉम x1 to x2, तो इंटीग्रेशन क्या काम करता है, इंटीग्रेशन इस x1 से x2 वाली इंटरवल को छोटी छोटी इंटरवल्स में ब्रेक करता है। x = x1 से x = x2 वाली जो तुम्हारी इंटरवल है, इस पूरी इंटरवल को छोटे छोटे dx थिकनेस की इंटरवल में ब्रेक करता है। अब बिल्कुल सही बात है कि तुम्हारा जो फंक्शन है, मान लो y कोई फंक्शन है जो वेरी कर रहा है। अब ये फंक्शन जो है x1 से x2 के बीच में वेरी कर रहा है। अब ये फंक्शन x1 से x2 के बीच में वेरी कर रहा है, पर इस फंक्शन की वैल्यू एक बहुत छोटी सी इंटरवल dx कितना छोटा होता है, हमने डिफरेंशिएशन में भी डिस्कस किया था, इतना छोटा कि हम सोच भी नहीं सकते। 0.0000 जितने ज़ीरो तुम सोच सकते हो उससे ज़्यादा ज़ीरो आगे 1, इतना छोटा है dx। अब बिल्कुल सही बात है कि जो तुम्हारा फंक्शन y है वो रास्ते में वेरी कर रहा है, x1 से x2 के बीच में वेरी कर रहा है, पर इस फंक्शन की वैल्यू में इतने छोटे वेरिएशन dx में कितना चेंज आया होगा, चेंज आया होगा, बिल्कुल आया होगा, पर इतने छोटे dx में x की वैल्यू जब हमने dx के बराबर चेंज करी तो y की वैल्यू में चेंज कितना आया होगा, नेग्लिजिबल। कितना चेंज आया होगा, नेग्लिजिबल। जैसे मैं इसी क्वेश्चन से तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो तुमने इंटीग्रेशन करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला वही है स्पीड × टाइम, पर रास्ते में स्पीड वेरी कर रही थी तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी, इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, इस 0 से 5 सेकेंड वाली इंटरवल को छोटी छोटी dt इंटरवल में ब्रेक करेगा। पहले जैसे 0 से 0 + dt, फिर 0 + dt से 0 + 2 dt, ऐसे dt छोटी छोटी इंटरवल्स में एक जाएगा अप टू कहाँ तक, 5 सेकेंड तक। अब सोच के देखो, dt बहुत ही छोटी इंटरवल है, पार्टिकल की स्पीड टाइम के साथ वेरी कर रही है, पर सोच के देखो टाइम 2 सेकेंड से लेके 2.000 जितने ज़ीरो तुम सोच सकते हो उससे ज़्यादा ज़ीरो आगे 1, इतनी छोटी टाइम इंटरवल में इस पार्टिकल की स्पीड कितनी वेरी कर गई होगी। एक बार टाइम को 2 डाल के देखो, एक बार 2.00000 जितने ज़ीरो तुम सोच सकते हो उससे ज़्यादा ज़ीरो आगे 1 डाल के देखो, v की वैल्यू में बहुत माइनर वेरिएशन आएगा। तो ध्यान दो, इतनी छोटी इंटरवल में हम पार्टिकल की स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ी देर के लिए छोटी सी dt इंटरवल के लिए कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन क्या काम करेगा, इंटीग्रेशन 0 से 5 सेकेंड वाली इंटरवल को छोटी छोटी इंटरवल्स में ब्रेक करेगा। हर छोटी इंटरवल में घुस के उस छोटी सी इंटरवल में क्या स्पीड रही है वो स्पीड चेक करेगा, और उस स्पीड को उस छोटी सी इंटरवल dt से मल्टीप्लाई करके उस छोटी सी इंटरवल का डिस्टेंस निकाल देगा। उस छोटी सी इंटरवल का डिस्टेंस निकालने के बाद ऐसे सभी इंटरवल्स में छोटे छोटे डिस्टेंस निकालेगा और उन सारे डिस्टेंस को इंटीग्रेट करेगा, जोड़ेगा, और तुम्हें क्या बता देगा, टोटल डिस्टेंस। बात समझे? तो ध्यान दो, जैसे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी × टाइम, बट ये फॉर्मूला मैं सिर्फ तभी लगा सकता हूँ इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज
कांस्टेंट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन। अगर रास्ते में पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी कर रही होगी तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन की। अगर रास्ते में वेलोसिटी वेरी कर रही होगी, वेरिएबल होगी, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन की। वापस देखो, हमने पढ़ा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कोई पार्टिकल है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा हमें निकालना है। तो टी टाइम में कितना चेंज आएगा वेलोसिटी में, निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। पर फिर से ये फॉर्मूला हम सिर्फ तभी लगा पाएंगे जब एक्सेलरेशन रास्ते में उस पूरे ड्यूरेशन में कांस्टेंट रहा हो। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होगा तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो अगर एक्सेलरेशन रास्ते में कांस्टेंट नहीं है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन की। ऐसे ही वर्क डन का फॉर्मूला, चलो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो तुम किसी भी फोर्स का वर्क डन निकालना चाहते हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकाल सकते हो, पर सिर्फ तभी जब तुम्हारी फोर्स जिसके वजह से तुम डिस्प्लेसमेंट, जिसके वजह से तुम वर्क डन निकालना चाहते हो, वो फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रही हो। जिस पार्टिकल पे तुम फोर्स लगा रहे हो उस पार्टिकल पे जो फोर्स है, मान लो ये फोर्स रास्ते में वेरी कर रही है, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है, तो F इंटू एस लगाते समय मान लो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें मालूम है 0 से 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो चलो 5 डाल दोगे, पर फोर्स की वैल्यू रास्ते में वेरी कर रही है, कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 20 न्यूटन है। तब यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें? फंस गए। तो वेरिंग फोर्स है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन की। मान लो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 5 मीटर, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा? ये 0 से 5 मीटर वाली इंटरवल को, डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ds 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 में ब्रेक करेगा। बिल्कुल सही बात है, रास्ते में फोर्स वेरी कर रही है, रास्ते में फोर्स वेरी कर रही है, पर एक बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट ds में इस फोर्स में कितना वेरिएशन आया होगा? नेग्लिजिबल, ये हम एज्यूम करेंगे। और उस नेग्लिजिबल चेंज आएगा तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स की वैल्यू चेक करके, इंटीग्रेशन फोर्स की वैल्यू चेक करके, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds से मल्टीप्लाई करके उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क हुआ है फोर्स की वजह से निकाल देगा। तो ऐसे ही 0 से 5 वाले इंटरवल को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ds 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 में ब्रेक करेगा। हर डिस्प्लेसमेंट ds में जाके उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के समय क्या फोर्स लग रही थी उस फोर्स की वैल्यू को चेक करेगा। फोर्स की वैल्यू से उसको उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालेगा। और फिर ये सारे वर्क डन हर इंटरवल में, पूरे इंटरवल में हर डिस्प्लेसमेंट ds के वर्क डन निकाल के इन सारे वर्क डन को इंटीग्रेट करके जोड़ के तुम्हें टोटल वर्क डन बता देगा। वापस से देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। फिर से वही कहानी, वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम करके तुम वर्क डन निकाल सकते हो, किसी भी इंजन का टोटल वर्क डन निकाल सकते हो अगर उस इंजन की पावर ड्यूरिंग द ड्यूरेशन, एंटायर ड्यूरेशन कांस्टेंट रही हो। अगर पावर वेरी कर रही थी ड्यूरिंग द इंटरवल, अगर पावर ये वेरी कर रही थी तो वर्क डन निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन की। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। ठीक है, अगर ड्यूरिंग द इंटरवल, जिस इंटरवल में तुम इंजन का वर्क डन निकालना चाहते हो, इंजन की पावर वेरी कर रही है, तुम्हारी एक इंजन ऐसा है जो कांस्टेंट पावर से काम नहीं कर रहा है, उसकी पावर वेरी कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन क्या काम करेगा? तुम्हें मान लो t1 टाइम से लेके t2 टाइम के बीच में वर्क डन निकालना है। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच का वर्क डन निकालना है। तो ये इंटीग्रेशन क्या करेगा? 1 से 3 सेकेंड वाली इंटरवल को छोटे छोटी dt इंटरवल्स में ब्रेक करेगा। हालांकि पावर वेरी कर रही है, पर एक छोटे से dt टाइम में 0.00001 सेकेंड के अंदर पावर की वैल्यू में कितना वेरिएशन आया होगा? नेग्लिजिबल वेरिएशन आया होगा, पर कितना आया होगा? नेग्लिजिबल। उस नेग्लिजिबल वेरिएशन को इग्नोर करते हुए थोड़ी देर के लिए उस छोटी सी dt इंटरवल के लिए पावर को कांस्टेंट मानते हुए पावर इनटू वो छोटी सी इंटरवल dt को मल्टीप्लाई करके छोटा सा वर्क डन dw निकाल लेंगे। ऐसे t1 से t2 वाली पूरी इंटरवल में
हर इंटरवल, पूरे इंटरवल को छोटे छोटे dt इंटरवल्स में ब्रेक करके हर dt इंटरवल में घुस के उस dt इंटरवल में जो पावर है इंजन की वो चेक करके पावर इनटू टाइम करके उस छोटी सी इंटरवल का वर्क डन निकाल के सारे वर्क डन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे ड्यूरेशन का टोटल वर्क डन। समझ में आ गया इंटीग्रेशन हमारी कैसे हेल्प करता है। तो इंटीग्रेशन किसी एक इंटरवल में किया जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट किया जाता था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता था, ठीक है ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन जब हम यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर अ इंटरवल किया जाता है और ये उस इंटरवल को छोटी छोटी इंटरवल्स में ब्रेक करके बहुत ही माइन्यूट लेवल की कैलकुलेशंस करके उन सारी इंटरवल्स में सारे इंटरवल्स के रिजल्ट्स को ऐड करके इंटीग्रेट करके तुम्हें फाइनल आंसर देगा। और एक चीज़ और ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे जितने फॉर्मूले हैं जहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की हेल्प ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देख रहे हो, इंटीग्रेशन जिन जिन फॉर्मूलों में यूज़ करना पड़ रहा है वहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूले किस फॉर्म में हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। और डिफरेंशिएशन जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे, जिन जगहों पे हम यूज़ कर रहे थे, जिन फॉर्मूलों की जगह हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे सारे फॉर्मूले किस फॉर्म में थे, डिवीजन के फॉर्म में। तो वैसे तो लॉजिक समझ में आता है, तो कब इंटीग्रेशन करना है कब डिफरेंशिएशन करना है तो मैं अपने भी समझ में आना चाहिए, पर फिर भी कई बार एक हिंट के लिए तुम इसको यूज़ कर सकते हो कि अगर फॉर्मूला डिवीजन के फॉर्म में है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ निकालने के लिए डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं, और फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम टोटल कैलकुलेशन करने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस करते हैं। अब जो कहानी तुम्हें मैं इतनी देर से सुना रहा था वही कहानी मैं फिर से रिपीट करूँगा, तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम साथ साथ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग डिस्कस करते थे कि जब भी हमारे को एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। कैसे? या तो तुम्हें वो फंक्शन दे देगा जिसको तुम डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लोगे, या फिर वो तुम्हें फंक्शन न देके उस फंक्शन का ग्राफ बना के दे देगा, तो तुम्हें वैल्यू जो भी तुम्हें वैल्यू चाहिए निकालने के लिए क्या करोगे, उस ग्राफ का स्लोप चेक कर लोगे और स्लोप से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ऐसी ही कहानी इंटीग्रेशन में भी है। इंटीग्रेशन में कभी भी कोई क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है, जैसे वेलोसिटी इनटू टाइम है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो एग्जामिनर के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो तुम्हें वो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दे जिस फंक्शन को तुम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ करके इंटीग्रेट करके आंसर दे दो, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हें जो एग्जामिनर है वो तुम्हें फॉर्मूला ना बता के उसका ग्राफ बना दे। तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो फंक्शन ना बताए, उस फंक्शन का ग्राफ बना के दे दे, और ग्राफ बना के तुम्हें बोले कि अब डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो ध्यान दो, ये तुम्हारे पास वेलोसिटी का वेरिएशन है विद टाइम। तुम्हें एग्जामिनर ने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उस फंक्शन को ना बताते हुए उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया तुम्हें, और अब तुमसे वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2। ठीक है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन की हेल्प लोगे। इंटीग्रेशन करके हम वेलोसिटी इनटू टाइम ही करेंगे, पर वेलोसिटी वेरी कर रही है इसलिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी ऑफ कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम t1 से t2। तो ध्यान दो, इंटीग्रेशन क्या करेगा, इंटीग्रेशन इस t1 से t2 वाली इंटरवल को छोटी छोटी इंटरवल्स में ब्रेक करेगा। ध्यान दो, ये जो छोटे छोटे इंटरवल्स हैं dt इंटरवल्स हैं, dt कितना छोटा होता है, इतना छोटा कि तुम सोच ही नहीं सकते, और इतना छोटा कि मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तो ध्यान दो, मैं तुम्हें इतने बड़े बड़े गैप ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। dt ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि मैं ड्रॉ करके दिखा ही नहीं सकता था, पर मैं समझाने के लिए अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे इंटरवल्स बना के दिखानी पड़ रही हैं, इसलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी बना के दिखा रहा हूँ। dt एक्चुअल में इससे बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, इतना छोटा कि मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाई नहीं सकता। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने दो डॉट बना दिए, इन दो डॉट्स के बीच में हमें गैप नज़र आ रहा है,
इन दो डॉट्स के बीच में हमें गैप नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये dt नहीं है। dt तो इतना छोटा है कि मैं ड्रॉ करके दिखा ही नहीं सकता, dt तो इससे भी छोटा होगा। खैर बात समझ गए, dt बहुत ही छोटा है। t1 से t2 वाली पूरी इंटरवल को इंटीग्रेशन छोटी छोटी dt इंटरवल्स में ब्रेक करेगा। हर dt इंटरवल में घुस के उस इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी चेक करेगा। पार्टिकल की वेलोसिटी को dt से मल्टीप्लाई करके, वेलोसिटी इनटू टाइम करके, देखो ये वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पे क्या बन गया है, वेलोसिटी बन गया है इस रेक्टेंगल का हाइट, और dt बन गया है इसका विड्थ। हाइट इनटू विड्थ एरिया आ जाएगा। तो ध्यान दो, इंटीग्रेशन हर इंटरवल में घुसेगा, dt इंटरवल में घुस के उस इंटरवल की वेलोसिटी v चेक करेगा, और उस वेलोसिटी v को dt से मल्टीप्लाई करके उस छोटी सी इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट बता देगा। फिर इन सभी इंटरवल्स में एंटर करके हर इंटरवल में इसी तरह से कैलकुलेशन करके हर इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट चेक करके इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करेगा, इंटीग्रेट करेगा, और तुम्हें क्या बता देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान दो, ग्राफिकल क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट हमें किससे मिलेगा, एरिया से। ग्राफिकल क्वेश्चन में हमने देखा जो चीज़ हम समझा रहे थे वो किसके बराबर आ गई, इस ग्राफ के एरिया के बराबर आ गई। तो ध्यान दो, कभी भी हमें कोई ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, कभी भी हमें क्वेश्चन में y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ना बता के उस फंक्शन का ग्राफ बना के दे दिया, और हमसे बोला जाता है फाइंड एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, वाई एफ एक्स के बराबर है, फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, जब हम इंटीग्रेशन करने को बोलेंगे तो इंटीग्रेशन x1 से x2 वाले इंटरवल को छोटी छोटी इंटरवल्स में ब्रेक करेगा। हर इंटरवल में, हर dx थिकनेस की इंटरवल में एंटर करके उस इंटरवल में y की क्या वैल्यू है उस y की वैल्यू को चेक करेगा। y की वैल्यू चेक करके जब वो y इंटू डी करेगा तो हमें ये स्ट्रिप का एरिया मिल गया। ऐसे ही x1 से x2 वाली पूरी इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल से ब्रेक करके हर इंटरवल में कैलकुलेशन करके जब वो सारे एरियाज़ को ऐड करेगा तो तुम्हें ये टोटल एरिया मिल जाएगा। और ये टोटल एरिया किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2। तो ग्राफिकली अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2 इज इक्वल टू एरिया enclosed between y equal to fx and x-axis, area enclosed between y equal to fx and x-axis from x equal to x1 to x equal to x2। इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2 अगर हम करें तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दे रखा है तब तो इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लोगे, पर अगर फंक्शन है देखिए उसका ग्राफ बना के दे दिया है तो हमें उसका आपका एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। और एरिया किसके बीच में, y और x के बीच में, y इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस के बीच में। तो जैसे एग्जांपल्स लेता हूँ तुम्हारे साथ में, अगर एग्ज़ाम में तुम्हें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया जाए तो इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, ध्यान दो, किसी भी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हमने एरिया निकाला फ्रॉम t1 टू t2, तो ये एरिया हमें क्या दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y एक्सिस पे क्या है एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे क्या है टाइम, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम t1 टू t2, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट टाइम t2 माइनस वेलोसिटी एट टाइम t1। ऐसे ही तुम्हें दे दिया जाए करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का तुमने एरिया निकाला, तो एरिया क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, क्या देगा एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम चार्ज। समझ में आ रही बात मेरी? तो किसी भी ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो ध्यान दो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों हम लोगों ने पढ़े, और इन दोनों से जो ग्राफिकली हम लोगों ने इंटरप्रेट किया, क्या इंटरप्रेट किया कि कभी भी हमें y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ दे रखा होता है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करके दिया होता है, तो इस ग्राफ का स्लोप अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे जाके उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप चेक करूं, तो स्लोप से हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। और अगर मैं किसी दो पॉइंट्स के बीच में एरिया निकालूं, तो एरिया से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो ध्यान दो, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस जो हम लोग काइनेमेटिक्स में, मोशन इन वन डायमेंशन में जो अगला चैप्टर है उसमें यूज़ करते हैं, उनको डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया गया, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, dy बाय डी एक्स, जिसमें y एक्सिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे क्या है टाइम। और इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, तो एरिया हमें क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जिसमें y एक्सिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे क्या है टाइम। अब ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या दे देगा तुम्हें, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर मैं इसी ग्राफ का एरिया निकालूं, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ नहीं होता। काम की बात, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमारी हेल्प कर सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने में, जबकि एरिया हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर कभी एग्ज़ाम में तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया जाए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, dy बाय डी एक्स, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम। और इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जिसमें y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम। अब dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, dv बाई dt है इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। काम की बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी काम आ जाएगा और एरिया भी काम आ जाएगा। स्लोप हमें दे देगा एक्सेलरेशन, और एरिया हमें दे देगा डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, 1D में तीन ग्राफ ही दिए जाते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, या वेलोसिटी टाइम, या एक्सेलरेशन टाइम। तो ध्यान दो, अगर एग्जाम में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिल जाए, तो उसके स्लोप से क्या मिलेगा, dy बाय डी एक्स, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे टाइम। चेंज इन एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं। चेंज इन एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें हेल्प नहीं कर पाएगा, हमें कुछ नहीं देगा। पर अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाले, तो एरिया क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे टाइम, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ध्यान दो, कभी भी एग्जाम में कोई भी ग्राफ आ जाए, ये तीन ग्राफ नहीं, कोई भी ग्राफ आ जाए, तो तुम्हें सिर्फ चेक करना है कि उस ग्राफ में y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है और x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है।
और ये चेक करने के बाद तुम्हें समझ में आना चाहिए कि स्लोप से हमें क्या मिलेगा, dy/dx, और उस ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y/dx। अब तुम देख लो तुम्हारे लिए y/x काम का है या y/x काम का है। अगर y/x काम का है तो स्लोप चेक करो। अगर उस y और x ग्राफ में जो x एक्सिस y एक्सिस पे जो क्वांटिटीज़ हैं उनको चेक करने के बाद y/x तुम्हारा डिज़ायर्ड आंसर है तो तुम्हें उस ग्राफ का स्लोप चेक करना है। और y/x अगर तुम्हारा डिज़ायर्ड आंसर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस ग्राफ का एरिया चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूँ, कभी भी कोई भी तुम्हें एग्ज़ाम में ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए तो हमें खाली इतना सा डिसाइड करना होता है कि वो ग्राफ का स्लोप हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा या उस ग्राफ का एरिया हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, ग्राफ में y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है चेक करो, x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है चेक करो। अब तुम्हारे को जो आंसर ढूंढना है, हमें जो आंसर ढूंढना है, अगर वो हमें y/x से मिलता है तो अब तक हमें इस ग्राफ का स्लोप चेक करना है। और हमें जो आंसर चाहिए अगर y/x से मिलता है तो हमें उस ग्राफ का एरिया चेक करना है। क्लियर हो गया। तो डिफरेंशिएशन क्या करता था, डिफरेंशिएशन ग्राफ में किसी भी एक इंस्टेंट पे कैलकुलेशन करता था, एक इंस्टेंट पे जाता था, उसके आसपास, उस इंस्टेंट के आसपास एक छोटी सी इंटरवल लेके उस छोटी सी इंटरवल में y में चेंज dy, उस छोटी सी इंटरवल में x में चेंज dx चेक करके dy/dx बताता था। तो डिफरेंशिएशन एक पूरे ग्राफ में से छोटा सा पार्ट तोड़ के निकालता था और छोटे से पार्ट में कैलकुलेशन करके तुम्हें आंसर देता था। इंटीग्रेशन ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम होता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, इनिशियल से लेके फाइनल लिमिट के बीच में पूरे इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल से ब्रेक करके हर इंटरवल में कैलकुलेशन करके सारे के इंटरवल्स की कैलकुलेशन को ऐड करके तुम्हें फाइनल आंसर देता है। तो सबसे पहले कभी भी इंस्टेंटेनियस बातें हो रही हो तो डिफरेंशिएशन, ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम बात हो रही हो तो इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर ये बात नहीं समझ में आती है, कंफ्यूज हो रहे हो कभी एग्जाम में, चेक कर लो। अगर फॉर्मूला डिवीजन के फॉर्म में है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो ओवर इंटरवल ऑफ टाइम कैलकुलेशन करने के लिए इंटीग्रेशन। इसके बाद इन दोनों कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़े। हमने कहा क्वेश्चन दो तरह के आएंगे, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो दो तरह के आएंगे, या तो तुम्हें कोई भी फंक्शन बता दिया जाएगा या फिर उस फंक्शन का ग्राफ बना के दे दिया जाएगा। अगर फंक्शन बता दिया गया तो डिफरेंशिएशन करके या इंटीग्रेशन करके हम फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ करके आंसर निकालेंगे। पर अगर हमें फंक्शन ना बता के उस फंक्शन का ग्राफ बना के दे दिया तो हम फंक्शन के ग्राफ के स्लोप से या एरिया से आंसर देंगे। ठीक है, तो अब असाइनमेंट्स वगैरह में क्वेश्चंस करके दिखेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को जैसे आइडिया लगता जाएगा। और ये कैलकुलस वाला जो हमने दोनों बातें पढ़ी हैं, फंक्शन को इंटीग्रेशन करने वाला और एरिया स्लोप यूज़ करने वाला, ये हम लोग तीन इक्वेशंस जो होती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s में सबसे पहले अप्लाई करना 11th क्लास में स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे दो बार हम डेरिवेशन करते हैं इन तीन इक्वेशंस का, एक बार कैलकुलस मेथड से, एक बार ग्राफिकल मेथड से। तो कैलकुलस मेथड में तो हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की हेल्प लेके रिजल्ट्स, ये तीनों इक्वेशन डिराइव करते हैं। और ग्राफिकल मेथड में हमने जो ये डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन के ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस पढ़े हैं, उन इंटरप्रिटेशंस को यूज़ करके हम इन तीन इक्वेशंस का डेरिवेशन करते हैं। तो वो तीनों इक्वेशन जब हम डेरिवेशन देखेंगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अपने आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ही हमें फिजिक्स में हेल्प कर रहे हैं।